स्वागत है दोस्तों। 28 जुलाई के संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं उनमें तो आइए शुरू करते हैं। नेपाली और नॉर्वेजियन पर्वतारोहियों ने 92 दिनों में 14 चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। क्रिस्टिन हारिला और तेंजिन शेरपा ने 92 दिनों के भीतर 8000 मीटर से ऊपर 14 चोटियों पर सबसे तेज अभियान का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पूर्व ब्रिटिश सैनिक निर्मल पुरजा द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी 14 चोटियों की परियोजना शुरू करने के लिए 26 अप्रैल को माउंट सीसापंगमा पर चढ़ाई शुरू की थी। उन्होंने 15 जुलाई को दुनिया के 13वें सबसे ऊंचे पर्वत G2 पर भी चढ़ाई की। दोनों ने 18 मई को कंचनजंगा पर चढ़ाई की। इसके पास एक खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक जनहित में एस के मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर 2023 तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। केंद्र ने वित्तीय कार्यवाही बल की चल रही समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए 15 अक्टूबर 2023 तक विस्तार का अनुरोध किया। अदालत ने पहले मिश्रा को दिए गए एक साल के लगातार 2 विस्तारों को अवैध ठहराया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के महत्व को उजागर करना है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 का जो थीम है वो ये है कि फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी और अर्थव्यवस्था बन जाएगा, SBI का रिसर्च है। SBI रिसर्च ने अपने इको रैप रिपोर्ट 2023 में कहा है कि अगर भारत अपनी मौजूदा विकास दर को बरकरार रखता है तो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। आर्थिक आकार के मामले में यह जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएगा। पिछले पूर्वानुमान में SBI रिसर्च ने कहा था कि भारत 2029 तक यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लेगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 2027 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएंगे। भारत के नियोनिकस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने लाइबेरिया टेलीकॉर्प के साथ MOU पर हस्ताक्षर की है। लाइबेरिया में तकनीकी प्रगति को मजबूती प्रदान करने के लिए नियोनिकस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने लाइबेरिया टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से लाइबेरिया समुदाय को मजबूत करना है। नियोनिकस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भारत में स्थित एक नवीन प्रौद्योगिकी कंपनी है जो दुनिया भर में ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी 75 जिलों को शामिल करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 5000 बच्चों की मदद के लिए राज्य के सभी 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य पात्र कामकाजी बच्चों को उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आय की भरपाई करके बाल श्रम को समाप्त करना है। योजना के तहत 8 से 18 वर्ष की आयु के बीच के कामकाजी लड़के और लड़कियाँ 1000 रुपये और 1200 रुपये मासिक प्राप्त करने के हकदार हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और ये योजना 8 से 18 वर्ष के आयु के बीच के कामकाजी लड़के और लड़कियों के लिए है। 2026-27 तक भारत US व्यापार 60% बढ़कर $300 बिलियन होने की संभावना है। उद्योग निकाय PhD CCI की एक रिपोर्ट के अनुसार मूल्य में लगभग 60% की वृद्धि के साथ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 2026-27 में $300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो कि 2022-23 में 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत से अमेरिका को निर्यात की मात्रा 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। भारत से अमेरिका में आयात की मात्रा 58 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 76 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड कर लिया है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने तत्काल प्रभाव से अपना नाम बदलकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड कर लिया है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पूर्ववर्ती अदानी ट्रांसमिशन देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसकी उपस्थिति 14 राज्यों में है। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई। पिछले वर्ष जापान की जनसंख्या में 8 लाख से अधिक की गिरावट आई है, जो संकुचन का लगातार 14वां वर्ष है। जापानी निवासियों की संख्या में 8 लाख से अधिक की कमी आई, जबकि विदेशी निवासियों की संख्या में 10% से अधिक की वृद्धि हुई। जापान की जीवन प्रत्याशा दुनिया में सबसे अधिक है, जहां 2020 में लगभग 1500 लोगों में से 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र तक पहुंच जाएगा। खेल मंत्रालय ने एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार भारत में
एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है। ये पहली बार है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वेट लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 61 पदक जीतने वाले खेलो इंडिया एथलीटों सहित 30 से अधिक भारतीय वेटलिफ्टर भाग ले रहे हैं। इस आयोजन में एशियाई क्षेत्र से 15 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। यह विधेयक इंटरनेट पर अनधिकृत प्रतियों के प्रसारण द्वारा फिल्म चोरी के मुद्दे को संबोधित करता है। विधेयक फिल्म को टेलीविज़न और अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी देने का अधिकार देता है। यूए श्रेणी को उम्र के आधार पर 3 श्रेणियों में प्रतिस्थापित किया गया है: यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान ने रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, जो एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो गर्भवती महिलाओं के लिए जटिल और नवजात शिशुओं में अपरिवर्तनीय जन्म दोष पैदा कर सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने रूबेला से निपटने के लिए भूटान के प्रयासों को मान्यता दी। भूटान के लक्षित टीकाकरण अभियान और जागरूकता कार्यक्रम सबसे दूरस्थ और अलग थलग समुदायों तक भी पहुंच गए हैं। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली है। 1975 के बाद यह पहली बार है कि भारत ने सामाजिक विकास आयोग के भीतर यह सम्मानित स्थान प्रदान किया है। यहाँ भी देखिए प्रथम बार जो हुआ है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी राजदूत कौन हैं, तो रुचिरा कंबोज हैं। सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं। 62वें सत्र का केंद्रीय विषय जो है यानी थीम जो है वो है फोस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह हेपेटाइटिस जो है लीवर की सूजन और गंभीर दर्द का कारण बनती है। मई 2010 में 63वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने हेपेटाइटिस बी वायरस के खोजकर्ता, नोबेल पुरस्कार विजेता बारुक सैमुअल ब्लमबर्ग के सम्मान में 28 जुलाई को यह दिन मनाने की घोषणा की। तो यह कब से मनाया जाता है, तो 2010 से। वर्ष 2023 का विषय है वन लाइफ वन लीवर। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 6 EMRS का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों में स्थित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। इन स्कूलों के निर्माण से 2880 आदिवासी छात्र, जिनमें आधी लड़कियां होंगी, वे लाभान्वित होंगे। राजस्थान में वर्ष 2022-23 के लिए कुल 31 विद्यालय एवं पूर्व वर्ष 2013-14 में 8 विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री ने किस राज्य में EMRS का उद्घाटन किया है, तो राजस्थान में 6 EMRS का उद्घाटन किया है। 28 जुलाई इतिहास में कौन सा महत्व रखता है, आइए उसको देख लेते हैं। 28 जुलाई 1914 को आज के ही दिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1925 में इसी दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 1858 में इसी दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के सर विलियम जेम्स
हर्शेल द्वारा पहचान के लिए पहली बार फिंगरप्रिंट का उपयोग किया गया था। 1979 में इसी दिन चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। 1983 में आज ही के दिन नासा ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह टेलसाटर 3A प्रक्षेपित किया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए 10 बिलियन US डॉलर का निवेश किया। पाकिस्तान की 4 सरकारी स्वामित्व वाली पेट्रोलियम कंपनी ने रणनीतिक ग्वादर बंदरगाह में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनाने के लिए सऊदी अरब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रतिदिन 3 लाख बैरल की उत्पादन क्षमता वाली सुविधा स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के स्वामित्व वाली पेट्रोलियम कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है सऊदी अरब ने। AMU विभाग इसरो स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र है। स्टार्ट कार्यक्रम इसरो द्वारा एक अभिनव ऑनलाइन प्रशिक्षण पहल है जिसका उद्देश्य स्नातक और स्नातकोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आकर्षक दुनिया से परिचित कराना है। इसरो स्टार्ट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन का पोषण और उत्पादन करना है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि स्टार्ट किसका कार्यक्रम है, तो इसरो का। महाराष्ट्र विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरणों को सशक्त बनाने वाला विधेयक पारित किया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष अधिकारियों को राज्य वृक्ष प्राधिकरण को मामला सौंपे बिना सभी प्रकार के पेड़ों की कटाई की अनुमति देने का अधिकार देने वाला एक विधेयक पारित किया है। विधेयक ने महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्र संरक्षण और वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन किया। इसे अभी विधान परिषद से पारित होना बाकी है। गुजरात सरकार ने सावनी योजना पूरी की, 98,000 लोगों को फायदा होगा। सावनी योजना क्या है, तो सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना। इस योजना के तहत लिंक 3 के पैकेज 8 और पैकेज 9 का निर्माण पूरा कर लिया है। इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि गुजरात में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। ऑस्ट्रेलियाई तमिल वकील शंकरी चंद्रन ने साहित्यिक पुरस्कार जीता है। ऑस्ट्रेलियाई तमिल वकील शंकरी चंद्रन ने अपने उपन्यास चाय टाइम्स एट सिनामन गार्डन्स के लिए $60,000 का प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है। पुरस्कार की घोषणा सिडनी के ओओलो होटल में एक समारोह में की गई। वह उपनगरीय कैनबरा में पली पड़ी है। खुद से लगातार बातचीत करती रही कि वह कहाँ फिट बैठती हैं और किन शर्तों के तहत स्वीकृति दी गई। M&M ने 417 करोड़ रुपए में RBL बैंक में 3.5% हिस्सेदारी खरीदी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने 417 करोड़ रुपए में RBL बैंक में 3.53% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा नियमों के मुताबिक औद्योगिक घरानों के बैंकों में 10% तक हिस्सेदारी रख सकते हैं, लेकिन उनके प्रमोटर नहीं हो सकते। RBI किसी औद्योगिक घराने को बैंकिंग लाइसेंस की अनुमति भी नहीं देता है। महिंद्रा समूह RBI से छूट के लिए आवेदन कर सकता है। फेडरल बैंक ने NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाते शुरू किए हैं। FIFA फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत के अवसर पर फेडरल बैंक ने एक विशेष NR बचत खाता योजना शुरू की है, जो विशेष रूप से
एनआरआई महिलाओं के लिए बनाई गई है। एनआरआई ईवीई प्लस नामक यह योजना जो है एनआरआई महिलाओं की अद्वितीय वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है, जो एनआरआई महिलाओं की वित्तीय यात्रा को बढ़ाने के लिए कई प्रकार से लाभ प्रदान करती है। एडीबी और भारत ने बिहार के लिए 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और केंद्र सरकार ने गुरुवार को बिहार में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्ग को उन्नत करने के लिए 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना सभी राजमार्गों को मानक 2 लेन चौड़ाई में अपग्रेड करने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए बिहार सरकार के कार्यक्रम का समर्थन करती है। टीवी नरेंद्रन को टाटा स्टील के सीईओ और एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। टाटा स्टील ने कहा कि टीवी नरेंद्रन को 19 सितंबर 2023 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए फिर से कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा स्टील के एक नियामक फाइलिंग में कहा गया है कि सीईओ और एमडी के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 18 सितंबर 2023 को समाप्त होगा। पुनर्नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि उसी पीठ ने 2 सप्ताह से कुछ अधिक समय पहले कहा था कि उनका पिछला विस्तार स्वयं अवैध था और वह 31 जुलाई से आगे जारी नहीं रख सकते। आईसीएआई की दक्षिणी परिषद को अपना सबसे कम उम्र का अध्यक्ष मिला है। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद ने अपनी 21वीं बैठक में चेन्नई स्थित दिव्या अभिषेक को 2023-24 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। सुश्री दिव्या आईसीएआई के दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद के इतिहास में सबसे कम उम्र की अध्यक्षा हैं। भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक आयोजित हो गई है। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और आपसी हितों के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और विस्तारित करने के लिए प्रभावी और व्यवहारिक पहल की खोज की। गांवों की सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्रण का वर्चुअल मंच शुरू किया गया। भारत के 6.5 लाख गांवों के सांस्कृतिक महत्व की जानकारी प्रदान करने वाला एक अनूठा आभासी मंच राष्ट्रीय राजधानी के प्रतिष्ठित विरासत स्थल कुतुब मीनार से शुरू किया गया। परियोजना मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरा गौरव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत शुरू की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर ने अग्रणी पहल डॉक्टर आपके गांव में शुरू की है। जम्मू और कश्मीर में लोगों को उनके दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य सोसाइटी डोडा ने एक अग्रणी पहल शुरू की है। डॉक्टर आपके गांव में विशेषज्ञों द्वारा परामर्श चिकित्सा का लाभ उठाने के लिए शिविर में 300 से अधिक मरीज आए, उनकी जांच की गई और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में अपने पृथ्वी भवन मुख्यालय में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए कई नागरिक केंद्रित पहल शुरू की। उन्होंने मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की और इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनने की संकल्पना करते हैं। एडीबी भारत में आरजे में शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है।
यह जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार करके और चयनित शहरी क्षेत्र स्थानीय निकायों में रहने की क्षमता में सुधार करके अपने माध्यमिक शहरों में बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता में मदद करेगा। लद्दाख के पारका-चिक ग्लेशियर में 3 नई झीलें बन सकती हैं। एक नए अध्ययन से पता चला है कि लद्दाख में पारका-चिक ग्लेशियर में सब ग्लेशियर के अधिक गहरा होने के कारण अलग अलग आयामों की 3 झीलें होने की संभावना है। ग्लेशियरों द्वारा नष्ट हुए बेसिन और घाटियों की एक विशेषता है। हिमालय के ग्लेशियरों पर एक सदी से भी अधिक समय से क्षेत्र आधारित जांच से लेकर अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग दृष्टिकोण तक कई अध्ययन किए गए हैं।